और 5G यानी 5 जनरेशन के शो में वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी शो का वो सेगमेंट जिसमें आपको दिखाते हैं हर वो खबर जिस पर पूरे दिन नजर रहने वाली। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर हमारी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी, और खबरों के सेंसेक्स की हर खबर की पूरी जानकारी, पूरी एबीसीडी आप तक पहुंचाएंगे। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। और नैना, आज की पहली खबर कहां से? पहली खबर जानने के लिए सीधे हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी हर्षा चंदवानी है। हर्षवा, आज आपके लिहाज से कौन सी खबर प्रमुख रह सकती है खबरों के सेंसेक्स में? देखिए नैना, आज की दिल्ली की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो चूंकि लगातार दिल्ली में 2 दिनों से बारिश हो रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो जल भराव की और बारिश की वजह से लोगों को जो ट्रैफिक की समस्या हो रही है वो बनी रहने वाली। क्योंकि दिल्ली के तमाम एरिया हैं, चाहे हम लुटेंस की बात करें, सांसदों के आवासों की बात करें, आईटीओ की बात करें, मिंटो रोड की बात करें, हर जगह जल भराव हो गया है सुबह से लगातार हो रही बारिश की वजह से। और नैना, मैं आपको बताऊं, बारिश अभी रुक गई है, लेकिन सुबह लगातार हो रही बारिश की वजह से जो जल भराव हुआ उसकी वजह से जो लंबा ट्रैफिक लगा है उसकी तस्वीर आप देखिए। ये आईटीओ के मेन सिग्नल की तस्वीर है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। बारिश रुक गई है, गौर करने वाली बात है, लेकिन सुबह जो बारिश हुई उसकी वजह से जो जल भराव हुआ, ये अब वो लोग हैं जो जल भराव की वजह से ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें। और ये देखिए, पूरा ट्रैफिक रुक गया है, सिग्नल ग्रीन हो चुका है, लेकिन गाड़ियां नहीं चल रही हैं। वो इसलिए क्योंकि जो एक जो साइड का रास्ता है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, वहाँ पे आधी गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, बहुत मुश्किल से निकलने की कोशिश कर रही हैं। सामने जो नोएडा गाजियाबाद से आने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जाम बहुत लंबा लगा हुआ है। और ये हालत तब है जब सुबह महज 1 से 1.5 घंटे की बारिश हुई है। आप सोचिए नैना, अगर बारिश दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, मौसम विभाग ने ये बात कही है कि 6 सितंबर तक दिल्ली का मौसम बदलेगा और 6 सितंबर तक हल्की से मध्य बारिश होगी और दिन में कई बार तेज बारिश के अलर्ट भी जारी किए गए हैं। और अगर दोबारा से बारिश शुरू हो गई नैना, तो और भी स्विमिंग पूल जैसी तस्वीर या आईटीओ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि आधा रोड ऑलरेडी, आधी सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है और हाफ स्विमिंग पूल नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है वो देखना जरूरी है, क्योंकि इस पर सरकार का भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है। बिल्कुल, इस पर राजनीति भी होनी शुरू हो गई है। हर्षा, मैं वापस लौट रही हूँ। इस पर राजनीति भी होनी शुरू हो गई है। हरीश खुराना ने ट्वीट किया है और लिखा है, आज जब दिल्ली डूब रही है, उन्होंने एक वीडियो दरअसल जारी की है। आज जब दिल्ली डूब रही है बारिश की वजह से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गायब हैं। कहां हैं जनाब? हरीश खुराना सवाल पूछ रहे हैं। एक बार फिर सीएमओ दिल्ली नाकाम हुए हैं। जब भी दिल्ली को उनकी जरूरत होती है वो या तो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे होते हैं या फिर किसी विशेष कार्य से बाहर होते हैं। ऐसा कौन सा सीक्रेट काम है? सवाल पूछ रहे हैं हरीश खुराना। इनसे अगर कोई पूछे कि एमसीडी पर अभी कौन काबिज है, अब देखिए इस पर राजनीति भी हो रही है। वैसे भी इतना ही बोलना चाह रही थी, राजनीति शुरू हो गई है। हर्षा, हर्षा जी बिल्कुल, देखिए एमसीडी सरकार पर आरोप लगा रही है, सरकार एमसीडी पर आरोप लगा रही है, लेकिन सोचने वाली, गौर करने वाली बात यह है कि ना ही नगर निगम ने अपना काम किया और ना ही सरकार ने अपना काम किया। साल दर साल दिल्ली की जो तस्वीर है वो ऐसी ही देखने को मिल रही है। जब भी मानसून की बारिश होगी, आप गौर कीजिएगा, ये देश की राजधानी है, 2 घंटे की बारिश होती है और राजधानी के तमाम पॉश इलाके, रिहायशी इलाके, हर जगह जल भराव की तस्वीर देखने को मिलती है। यानी कि आप ये सोचिए, 10-15 साल से दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को बदला नहीं गया है, ठीक नहीं किया है। आप फ्लाईओवर के निर्माण कर रहे हैं, आप सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, मेट्रो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और जो निकास है पानी का, वो सारा निकास, सारे निकास को आप ब्लॉक कर रहे हैं। और जो निकास ही ब्लॉक हो रही है, पानी का निकासी ब्लॉक हो रहा है, उसकी वजह से ये जल भराव की तस्वीर देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा देखिए आम आदमी सफर कर रहा है और आम आदमी लगातार यही सवाल उठा रहा है कि हमारे पैसे हैं, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो आखिर सरकार ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त क्यों नहीं कर रही? सरकार बिल्कुल, उस आम आदमी की हालत हर्षा आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि पानी भरा हुआ है और गाड़ियों का एक लंबा जाम वहां लगा हुआ है, सड़कों पर गाड़ियां थमी हुई हैं। आप हमारे साथ बनी हुई है हर्षा, हमारी सहयोगी रंजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रंजिता, हर्षा ने दिखाया कि आम आदमी का हाल क्या है और जरा सी बारिश में क्या हालत हो गई है राजधानी दिल्ली की। खबरों के सेंसेक्स में आपके पास क्या अहम खबर? जी देखिए, खास व्यक्तियों की बात करेंगे, पॉलिटिकल गलियारे में क्या चल रहा है, खासकर कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है।
पंजाब की गुत्थी को सुलझाने के लिए पंजाब के प्रभारी महासचिव हरीश रावत जो है वो पंजाब पहुंचते हैं और हरीश रावत से मुलाकात करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आ जाते हैं। कहा यह जाता है कि आपसी सुलह कराएंगे हरीश रावत, लेकिन इस बीच सिर्फ हरीश रावत से मुलाकात कर जो है वो सिद्धू दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कल ही दिल्ली पहुंचे हैं सिद्धू और खबर ये निकल कर आ रही है कि प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। सवाल ये उठ रहा है कि जिस बात को या जिस तनाव को खत्म करने के लिए हरीश रावत पंजाब पहुंचे थे, क्या वो खत्म हो चुका है? और अगर खत्म हो चुका है तो जो एक तस्वीर की बात कही जा रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, अभी तो अलग अलग मिले हैं हरीश रावत, लेकिन कहा जा रहा था कि दोनों के साथ मिलने की भी बात है और एक साझा तस्वीर जारी करेगी कांग्रेस ये दिखाने की कि पंजाब में अब सब कुछ ठीक है। लेकिन ये तस्वीर भी नहीं जारी हो पाई और नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आ गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू अब भी शिकायत के मोड पर है, अब भी वो सरकार के खिलाफ इसी तरह की बयानबाजी और ट्वीट करते रहेंगे? क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि उनके एडवाइजर ने जब इस्तीफा दिया और जिस तरह की कंट्रोवर्सी उसके साथ हुई थी, उसके बाद लगातार सवाल और निशान नवजोत सिंह सिद्धू पर उठते रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सफाई देने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात में क्या कुछ निकल कर आता है। रंजीता, साफ तौर पर जो इस वक्त कांग्रेस के हालात है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंजाब कांग्रेस को कितनी सुलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक पंजाब कांग्रेस के हालात बेहतर नहीं हो पाए हैं। ये तो पंजाब और कांग्रेस की बात हो पाई, क्या आपके पास कोई और अहम खबर जो खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से टॉप पर रह सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर दूसरी खबर भी कांग्रेस से जुड़ी हुई है। एक तो पंजाब जहां कांग्रेस की सरकार है और दूसरी तरफ असम जहां चुनाव हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन के साथ वहां चुनाव लड़ा था और उम्मीद ये की जा रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी असम में और पूरी कोशिश कांग्रेस ने की। उस समय आपको याद होगा कि सुष्मिता देव भी कांग्रेस पार्टी में शामिल थी, लेकिन सुष्मिता देव के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के और टीएमसी में जाने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी और ये कहा भी गया था कि असम में एक बड़ी टूट हो सकती है कांग्रेस के अंदर, और वो देखने को भी मिल रहा है। कई नेता जो है वो असम कांग्रेस छोड़ चुके हैं और इन्हीं बातों को लेकर असम के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो जितेंद्र सिंह जो असम के कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और जो ग्राउंड रियलिटी है प्रदेश की, क्या कुछ हो रहा है, क्या और भी नेता नाराज चल रहे हैं, उन नेताओं को मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? क्योंकि चुनौती तो कांग्रेस की यही है, हर राज्य की एक ही जैसी स्थिति, जहां सरकार है वहां भी कांग्रेस दो गुटों में बटी है और जहां सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, संगठन मजबूत करना चाहिए, वहां भी ऐसी ही स्थिति कांग्रेस को झेलनी पड़ रही है। तो असम को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जी रंजीता, ये दो बड़ी खबरें और बड़ी अहम खबरें आपने दी हैं और अब रविकांत राय का रुख करते हैं। रविकांत, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास कौन सी बड़ी खबर है जो आपको लगता है कि आज पूरे दिन भर सुर्खियों में रहेगी? राजीव, देखिए, खबरों के सेंसेक्स में सबसे बड़ी खबर आरएसएस मुख्यालय नागपुर से है, जहां पर आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत से लेकर संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और संघ से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं उनके संगठन महामंत्रियों को यहां पर बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीएल संतोष इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा होने जा रही है जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार और संगठन के बीच में किस तरीके से समन्वय बनाया जाए। अगर सरकार और संगठन में कहीं तालमेल में कोई भी कमी है तो इस बैठक में उसको दुरुस्त करने के लिए सभी उनसे जुड़े हुए जो संगठन महामंत्री हैं उनको बुलाया गया है। इसके साथ ही संघ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार के कामकाज की समीक्षा करेगी। आपको बताएं राजीव कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर संघ मोदी सरकार के कामकाज पर अपनी मुहर लगा देता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होती है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और संघ के कार्यकर्ता बहुत ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं जिससे बीजेपी को मदद मिलती है। और 5 राज्यों के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार को
दिक्कतें आ सकती हैं, उन तमाम मुद्दों पर डिस्कशन होगा। ये बैठक 6 तारीख तक चलने वाली है। इस बैठक में किसान आंदोलन पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही जो महंगाई जिसको विपक्ष मुद्दा बनाना चाहता है उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में आरएसएस एक पूरा रोड मैप तैयार करेगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वो किस तरीके से काम करने जा रहा है। इसके साथ ही अगर किसी भी लेवल पर सरकार के साथ समन्वय में कमी आती है तो वहां जो लोग नियुक्त किए गए हैं वो सरकार से कोऑर्डिनेट करके समय रहते ही उन तमाम खामियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सरसंघचालक से लेकर भारतीय जनता पार्टी और जितने भी आरएसएस से जुड़े हुए संगठन के लोग हैं उनको नागपुर बुलाया गया। और इस बैठक के बाद एक क्लियर विजन के साथ वो आएंगे कि किस तरीके से चुनाव में काम करना है, सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उसके लिए आरएसएस किस तरीके से ग्राउंड पर काम करके उनको मदद कर सकता है। बिल्कुल रविकांत, और आगामी वक्त में कई प्रदेशों में इलेक्शन भी हैं, उसको लेकर भी आरएसएस का अपना ये मंथन बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं सोहेल सहरन का, जिस समय हमारे साथ में है। सोहेल, आपके पास ऐसी कौन सी खबर है जो आपको लगता है कि आज खबरों के सेंसेक्स में टॉप पर रह सकती है? देखिए, आज सबसे बड़ी खबर जो कश्मीर घाटी से वो ये है कि सईद अली शाह गिलानी, जो कि सेपरेटिज्म का एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं कश्मीर घाटी से, उनका निधन हुआ। कल आज सुबह जो है उनको सुपर्द खाक किया गया। और अगर बात की जाए कश्मीर घाटी की तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, फ़ोन नेटवर्क्स बंद हैं, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज बंद हैं। 10 ज़िले जो कि कश्मीर रीजन के हैं उन तमाम 10 ज़िलों में जो है कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि पुलिस की ओर से अपील है लोगों के लिए कि वो अपने घर से बाहर ना आएँ। और इस तमाम इन हालातों पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की नज़र है कि आखिर अगर आज शाम तक हालातों में सुधार रहा तो मोबाइल इंटरनेट को भी रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो है कश्मीर घाटी में जो है कर्फ्यू है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि सईद अली शाह गिलानी, जो कि सेपरेटिज्म का एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं कश्मीर घाटी से, उनका निधन हुआ कल देर रात को। जबकि उनके फैमिली मेम्बर्स ने जो है अथॉरिटीज़ को कन्फर्म किया और उसके बाद ही रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाई गई। जितने भी मेन रोड्स हैं जो कि सईद अली शाह गिलानी के घर को ओर जाते हैं उन तमाम रोड्स को सील कर दिया गया है। और साथ ही साथ सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस पर्सनल हो, उन तमाम लोगों को ड्यूटी पे लगा दिया गया है, न कि श्रीनगर सिटी में, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में भी। सोहेल, वैसे सुपुर्दे खाक गिलानी को कल किया जा चुका है, लेकिन अभी भी आप बता रहे हैं कि कई इलाकों में कर्फ्यू है, कई इलाकों में पाबंदियां हैं, स्थिति ना बिगड़े। आगे क्या स्थिति बिगड़ सकती है? इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कर्फ्यू आगे भी कंटिन्यू रहेगा या फिर कैसे अलर्ट जारी किया गया है, जरा ये बताएं किस तरह से प्रभाव है? देखिए, कल रात को देर रात में सईद अली शाह गिलानी के जो घर वाले हैं उन्होंने कंफर्म किया था कि सईद अली शाह गिलानी जो है इस दुनिया में नहीं रहे। और उसके बाद जो है तुरंत उसके बाद जो सुरक्षा बल जो हैं, हालांकि बात की जाए तो पूरे कश्मीर घाटी में हर रोड पर थे। और कहीं ना कहीं आशंका है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बिगड़ सकती है, उसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं जो देख रहे हैं। और सबसे पहली बात जो है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई स्टेप लेना होगा वो मोबाइल इंटरनेट को लेकर लिया जाएगा। हालांकि उसके बाद आए हुए दिनों में अगर सिचुएशन जो है वो ठीक रहती है तो रिलैक्सेशन भी होगी। ठीक है सोहेल, यानी कि आज की ये बड़ी खबर रह सकती है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे अलगाववादी नेता, क्योंकि इसके पहले भी हमने कई बार देखे अलगाववादी नेताओं की मौत के बाद में घाटी में किस तरह से भीड़ जुटती है और क्या परिस्थिति वहां पर बनती है। बिल्कुल, कुंदन हमारे साथ नैना जुड़े हुए हैं। कुंदन, आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आए 5 महीने का वक्त हो गया, लेकिन जो उसकी आग है वो अभी भी जल रही है। कल ममता बनर्जी सरकार ने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेके याचिका दाखिल की कि जो कोलकाता हाई कोर्ट ने जो सीबीआई जांच का मामला सौंपा है उसको रोका जाए। और उन्हें इस बात पे आपत्ति है कि सीबीआई जो है वो सेंट्रल के कहने पे, सेंट्रल के बेहस्त पे उनके ऑफिस बेरर को टारगेट कर रहा है, उनके सरकार को मिलाइन करने की और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से पोस्ट पोल जो वायलेंस हुआ था, जिसमें बीजेपी के तरफ से लेकर और टीएमसी के तरफ से कई अलग अलग फ्रेश पीआईएल भी पड़ी थी, जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर
सिचुएशन बहुत खराब है और जानबूझकर ममता बनर्जी के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी सिंपैथाइजर को मार रहे हैं और ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई थी। तो मुझे लगता है दोनों पक्षों के तरफ से अपने अपने पक्ष में अपने अपने तरीके से इस घटना को इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है और इसको लेकर आज पूरे दिन इस बात पर चर्चा रहेगी, क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल केंद्र बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार को भी नोटिस दिया और कहा है कि आप अपना जवाब दें कि वाकई जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सही है या गलत है। इस सबों के बीच में सीबीआई एक बार फिर निशाने पर है और सीबीआई को लेकर अपोजिशन लगातार जिस तरीके से केंद्र को घेरती रही है और ये कहती रही है कि वो निष्पक्ष तरीके से नहीं बल्कि केंद्र के इशारे पे अपोजिशन पार्टी के नेताओं को घेरने का काम करती है, वो एक बार फिर से मुखर होकर सामने आया है और मुझे लगता है कि ये खबर आज के सेंसेक्स में आगे रहने वाली है। बिल्कुल कुंदन, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। बने हुए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, खबरों के सेंसस के लिहाज से आपके पास क्या खबर? अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? ऑडियो नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अमित, वापस कोशिश करेंगे आपके साथ संपर्क करने की और फिर जानकारी लेंगे आपसे खबरों के सेंसस को लेकर के। एक एक करके हमारे तमाम सहयोगी आपको बता रहे हैं कि आज की किस खबर पर की महत्ता क्या है और किस खबर की जो स्केल है वो कितना ऊपर जा सकता है। दिल्ली में बाढ़ को लेकर के लगातार टाइम्स ऑफ भारत की नजर बनी हुई है। हर्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है और दिल्ली पे जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो साफ तौर पर हम देख सकते हैं। हर्षा, क्या और इंपॉर्टेंट अपडेट मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, दिल्ली के जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है यानी कि जेएनयू में रिसेंटली जेएनयू के पाठ्यक्रम में नया कोर्स इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है जिहादी आतंकवाद। और देखिए जेएनयू में एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई थी और एकेडमिक काउंसिल की बैठक में फुल फ्लेज ये इस जो पूरा कोर्स है नया जिहादी आतंकवाद, इसको मंजूरी मिल गई थी। लेकिन अभी भी ये कोर्स पढ़ाया जाएगा कि नहीं, इसको लेकर के आज जेएनयू में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक है। यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो अपेक्स बॉडी है जेएनयू की जो फाइनली डिसाइड करेगी कि आखिरकार ये जो कोर्स है नया जिहादी आतंकवाद, जिसको लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है, विवाद छिड़ा हुआ है, इसको पढ़ाया जाएगा या फिर नहीं पढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखिए जिहादी आतंकवाद यानी कि इस्लामी आतंकवाद ये किस तरह से विश्व में फैलता जा रहा है, विश्व स्तरीय इसका इम्पैक्ट क्या है, काउंटर टेररिज्म क्या है, फंडामेंटलिस्ट राइट क्या है और किस तरह से ऑनलाइन जो साइबर स्पेस है इसका शोषण इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। ये तमाम मॉड्यूल्स हैं उस पूरे कोर्स के जिहादी आतंकवाद के और इसीलिए विवाद छिड़ा हुआ है। कई वामपंथी नेता, कई जेएनयू के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बवाल खड़ा किया है, जिनका कहना है कि इस कोर्स में ये बोलने की कोशिश की जा रही है केवल इस्लामी है जो आतंकवाद को फैला रहा है, इसीलिए इस पर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन इन तमाम विवादों के बीच में आज जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक है उसमें फाइनली डिसाइड हो जाएगा कि आखिरकार ये कोर्स जो है इंजीनियरिंग के डुअल कोर्स और इसकी संभावनाएं हर्षा कितनी दिखती है कि ये कोर्स रहेगा और उसकी पढ़ाई भी होगी? क्योंकि हमने वाइस चांसलर का, जेएनयू के वाइस चांसलर कह रहे हैं कि ये पढ़ाएंगे, इंजीनियर के छात्र ये पढ़ेंगे। लेकिन एग्जीक्यूटिव जो आज एक बैठक होने वाली है काउंसिल की, क्या लगता है कि क्या ये कोर्स बना रहेगा या फिर विरोध को देखते हुए कुछ वामपंथी, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले इसका विरोध कर रहे हैं, तो फिर क्या लगता है? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, आमिर का आप आ रहे हैं आपके पास लखनऊ से क्या खबर है आज बड़ी खबरों के सेंसेक्स के लिए? देखिए, दो खबरें आज चर्चा में हैं। एक तो खबर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज की जो टिप्पणी थी गाय को लेकर, उसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। मामला राजनीतिक भी है और सांस्कृतिक रूप से भी इसको लेकर चर्चा चल रही है। दरअसल जज जो है वो गौवध को लेकर एक बेल एप्लीकेशन के ऊपर फैसला सुना रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि गाय को लेकर एक समग्र कानून की जरूरत है और केंद्र को चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर एक ऐसा सख्त कानून बनाए जिससे न केवल गौवध को रोका जा सके बल्कि गाय की जो सांस्कृतिक महत्ता है हमारे जीवन में और हमारे देश को लेकर, इसको लेकर चर्चा हो सके, बात हो सके और इसको लेकर एक ऐसा कानून बनाया जा सके कि लोग
जो गौवध करते हैं वो भूल करके भी उसकी तरफ ना जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि जज की ओर से जो फैसला दिया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए ताकि उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी महत्ता को अंडरलाइन किया जा सके। तो अलग अलग राजनीतिक दलों से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खासतौर से विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये फैसला तो केंद्र को करना है और अब से बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। एक ऐसा समग्र कानून बनाना चाहिए था कि गौवध को लेकर एक ही कानून हो, उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वोत्तर राज्यों में भी और दक्षिण के राज्यों में भी। ऐसा ना हो कि बहुत सी जगह गौवध पे जिस तरह की पनिशमेंट है वो ना हो करके कानून बहुत लचर रूप में दिखाई देता है। तो आगे देखना होगा कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर भी आती हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा रहस्यमयी बुखार से होने वाली मौतों को लेकर है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसका प्रकोप देखा गया है। खासतौर से फिरोजाबाद जिले में 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं अभी तक इस रहस्यमयी बुखार से। हालांकि ज्यादातर डॉक्टर्स का और लोकल्स का कहना यह है कि डेंगू से लेकर मलेरिया कारण है इसके पीछे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसके ऊपर एक वृहद स्तर पर जांच कर रही है। कम से कम 15 चिकित्सक, एक्सपर्ट डॉक्टर्स किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ से पहुंचे हैं फिरोजाबाद। वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर को भी हटा दिया गया है और डॉक्टर आने वाले समय में ये देखेंगे कि दरअसल इन मौतों के पीछे कारण क्या है, क्योंकि 50 से ज्यादा कुल मौतें हुई हैं जिनमें 40 से ज्यादा मौतें अकेले फिरोजाबाद में बच्चों की हुई हैं पिछले 10 से 12 दिन में। तो एक बड़ी फिक्र की बात है। राजधानी लखनऊ में भी इसको लेकर चर्चा है। मथुरा और आगरा जैसे जिलों में भी इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं उनको बहुत ही गंभीरता से ले रही है सरकार। तो देखना होगा आने वाले दिनों में ये क्या रूप लेता है और सरकार की तरफ से क्या पॉलिसी आती है इस बुखार से होने वाली इन मौतों को लेकर। बिल्कुल, ये मामला गंभीर लगातार होता जा रहा है, इसके पीछे की वजह जाननी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का हम तक जोड़ने के लिए और खबरों के सेंसेक्स में बताने के लिए कौन कौन सी खबरें हैं जो खबरों के सेंसेक्स में आज रही, लेकिन उनका क्रम क्या होने वाला है ये आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि खबरों के सेंसेक्स में इन खबर को जानने, इन खबरों को समझने से पहले खबरों का क्रम क्या था वो एक ग्राफ के जरिए आपको दिखा रहे हैं, टैली के जरिए आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस टैली के बाद आपको दिखाएंगे कि खबरों के सेंसेक्स में खबरों को दिखाने के बाद क्रम किस तरीके से बदला है। तो बारिश से राहत या आफत ये पहले हमने दिखाई थी, सबसे जो प्रमुख खबर सामने आ रही थी, लेकिन वहीं अगर नई रैंक देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट में बंगाल हिंसा का मामला ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर। राजीव, बिल्कुल, उसके बाद जेएनयू में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक आज होने वाली है और सिलेबस को लेकर जो विवाद है उसके निपटने की उम्मीद है। देखते हैं कि उसमें क्या निर्णय लिया जाता है। इसके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा से नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हो सकती है। पंजाब पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर भी और ये न्यू रैंक भी तीसरे नंबर पर। और इसके अलावा जिस तरह से वायरल लगातार बढ़ रहा है, वायरल फीवर बहुत बढ़ रहा है, बारिश से लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद अभी बनती हुई नजर नहीं आती। बारिश भी अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। तो ये वो क्रम है जो खबरों के सेंसेक्स में निकलकर सामने आ रहा है। इन तमाम खबरों पर टाइम्स ऑफ भारत की नजर दिन भर बनी रहेगी। एक